स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे ट्रेड एक्सपोर्ट के बारे में। जुलाई मंथ के समय हमारा जो ट्रेड का एक्सपोर्ट है उसमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। स्पेशली आप देखिए कि हमारा जो गुड्स का जो सप्लाई हुआ करता है अदर कंट्रीज़ को, उसमें इंक्रीज यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया। और ये जो इंक्रीज है वो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे भी लार्जर वे के अंदर में ऑब्जर्व हुआ है। वेस्ट एशियन कंट्रीज जो कि कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट के अंदर में है, वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेज है उसको भी लगाया गया है। इन सभी प्रॉब्लम्स के बाद में भी हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट इन कंट्रीज़ के वहाँ पे इंक्रीज हुआ जुलाई मंथ के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या हमारा ओवरऑल जो ट्रेड एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स के अंदर में है क्या? तो स्टूडेंट्स, हमारा ओवरऑल जो ट्रेड है जो कि लार्जर वे के अंदर में डेफिसिट हुआ करता है और स्टिल यहाँ पे भी डेफिसिट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अब ये डेफिसिट के अंदर में क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि आप देखिए कि गुड्स के अंदर तो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, बट हमारा जो सर्विसेज का जो सेक्टर है, सर्विसेज के सेक्टर के अंदर में उस तरीके से इंक्रीज है वो यहाँ पे नहीं ऑब्जर्व किया गया। और हमारा अगर कंट्री का जो ट्रेड है वो डेफिसिट हुआ करता है, उसका मीनिंग क्या है कि हमारे कंट्री के द्वारा जो इम्पोर्ट है वो लार्जर नंबर्स के अंदर में किया जाता है कि अदर कंट्रीज से जो हम प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा यहाँ पे मंगवाया करते हैं हमारा जो एक्सपोर्ट है उसके कंपैरिजन के अंदर में। और इम्पोर्ट भी आप देखिए कि हमारे कंट्री का जो जो यहाँ पे फ्यूल का जो सप्लाई है, जो एनर्जी का जो सप्लाई है, वो यहाँ पे ज़्यादा अदर कंट्रीज से आने वाले सप्लाई के ऊपर डिपेंड है वो करता है। अब अगर हम यहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के वहाँ हमारा जो एक्सपोर्ट है जो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में रीड करें, तो इस इंक्रीज को हमने किस तरीके से अचीव यहाँ पे किया है। क्योंकि आप देखिए कि वहाँ ब्लॉकेज भी है, अनस्टेबिलिटी भी है, और काफ़ी सारे ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी वहाँ पे सप्लाई होने वाले जो प्रोडक्ट हैं, जो शिप वेसल्स हैं, उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि होतीज़ ने रेड सी के एरिया के अंदर में कुछ शिप वेसल्स को रिसेंटली जो टारगेट है वो किया था। तो ये हमने वेस्ट एशिया का जो एक्सपोर्ट है उसको अचीव किया है। हमारा जो यहाँ पे शिपिंग लेन है उनको डाइवर्सिफाई करते हुए कुछ अदर एरिया हैं, अदर पोर्ट्स हैं, उनको यहाँ पे यूज किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ओमान नाम का जो नेशन है वहाँ पे एक्सपोर्ट को कैरी आउट किया गया। ओमान को आप देखिए कि पहुँचने के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात के भी कुछ ऐसे पोर्ट्स हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने का वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो उन पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। हो सके यूपीएससी आपसे कुछ पोर्ट्स को मेंशन कर दे, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से ऐसे पोर्ट हैं जिनको जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसको क्रॉस करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे रिसेंट प्रीलिम्स के पेपर में यूपीएससी ने कुछ कुछ कंट्रीज़ के नेम आपको मेंशन किए थे और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि इनमें से किस कंट्री को पहुंचने के लिए स्ट्रेट जो हॉर्मूज स्ट्रेट है उसको क्रॉस करने का ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे एक जो पोर्ट है यूनाइटेड अरब अमीरात का, उसको हुजैजा के नाम से जाना करते हैं। हुजैजा के नाम से जाना करते हैं। अदर जो पोर्ट है वो खोर है। अदर जो पोर्ट है उसका नाम है यहाँ पे खोर। तो इस तरीके से ये कुछ पोर्ट हैं जो आउटसाइड द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, यूनाइटेड अरब अमीरात का वो एरिया है जो कि यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में सिचुएटेड है और ये कनेक्ट करता है हमारे एक्सपोर्ट को। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए रेज होता है कि वेस्ट एशियन कंट्रीज से हमारे लिए जो सप्लाई होता है वो तो वहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो आया करता है, और गैसेज का जो सप्लाई है, एलएनजी है, एलपीजी है, उसका सप्लाई हुआ करता है। तो हमारा क्या एक्सपोर्ट उन कंट्रीज़ के लिए जाया करता है? तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के वहाँ पे वो स्पेशली आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो मिलेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर में भी आप देखिए कि राइस का जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी संख्या के अंदर में हुआ करता है इन कंट्रीज़ को हमारा। राइस के अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क है, इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल वर्क है वो काफ़ी वे के अंदर में हुआ करता है। तो हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ पे काफ़ी संख्या के अंदर में हम एक्सपोर्ट हैं वो किया करते हैं। तो ये तो बेसिकली वेस्ट एशिया के बारे में हुआ। इन सब सिचुएशंस के बाद में हमने डिफरेंट लाइन, डिफरेंट जो पोर्ट एरिया हैं उनको यूज करते हुए अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज है वो किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ और भी कंट्रीज़ हैं जिनको हमने अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किए, जिससे कि ये ओवरऑल 20% का जो इंक्रीज ऑब्जर्व हुआ।
कौन कौन से कंट्री हैं जिनको हमने यहाँ पे एज ए डेस्टिनेशन नेशंस के रूप से यूज किया है। एक तो आप देखिए कि चाइना के वहाँ पे हमारा इंक्रीज हुआ है। चाइना के साथ में हमारे ट्रेड का प्रॉब्लम क्या है कि चाइना का जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा है, जो काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट के अंदर में हुआ करता है इंडिया और चाइना का, ये जो एक दूसरे के लिए जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है। नेक्स्ट आप देखिए कि सिंगापुर के वहाँ पे फिर हमने इंक्रीज किया, सिंगापुर के वहाँ पे हमारा जो जो एक्सपोर्ट है वो गया है। सिंगापुर के अलावा स्टूडेंट जापान के वहाँ पे भी हमारा इंक्रीज हुआ है। जापान के तो अभी पॉलिटिकल लीडर इंडिया के विजिट के लिए भी आए थे। और आप देखिए कि जापान के अलावा साउथ कोरिया है, जापान के अलावा साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के अलावा ताइवान है, ताइवान जिसके ऊपर चाइना अपना कंट्रोल को सेटअप करना चाहता है और ताइवान कंटिन्यूस उसको रेजिस्ट करता है। इसको आप काफ़ी बार न्यूज़पेपर के अंदर में रीड करते हो एवरी 2-3 डेज के अंदर में, स्पेशली आप देखिए कि वर्ल्ड का जो पेज है वहाँ पे। ताइवान के अलावा स्टूडेंट्स वियतनाम है जो कि सेमी कंडक्टर एंड टेक्निकल सेक्टर के अंदर में काफ़ी ज़्यादा, जो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता है। वियतनाम के अलावा ऑस्ट्रिया है, मलेशिया है। तो ये कुछ ऐसे नेशंस हैं जिनसे हमने अपना जो एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया, इसको हमने डाइवर्सिफाई यहाँ पे किया है। कुछ अफ्रीकन नेशंस हैं वो भी इस न्यूज़ के अंदर में बताए गए हैं। एक तो आप देखिए कि जो केन्या नाम का जो नेशन है, केन्या कहाँ पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। जब आप लेक विक्टोरिया को रीड करते हो तो लेक विक्टोरिया के नियर बाई ये कंट्रीज़ हैं। केन्या के बारे में क्या बेसिक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, नारोबी इसका जो कैपिटल सिटी है, जो इम्पोर्टेंट सिटी है। वहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो यूएनईपी है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका भी हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। केन्या के अलावा स्टूडेंट्स केन्या के ही नियर बाई एरिया के अंदर में तंजानिया नाम का जो नेशन है, उसी आप देखिए कि जो रिफ्ट वैली है, अफ्रीकन रिफ्ट वैली, उसके एरिया के अंदर में जो तंजानिया जो सिचुएटेड है, वो तंजानिया के वहाँ पे भी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, तंजानिया के वहाँ पे भी। और अगर हम बात करें यहाँ पे साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन, उसका भी नेम है वो मेंशन है। अब एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन क्या है। साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन 1910 के समय वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इसको आप देखिए कि कस्टम यूनियन के रूप से बताते हैं कि 1910 के समय ये सेटअप हुआ था। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ के अंदर में जो जो कंट्रीज़ हैं उनका ये यूनियन है। कुछ कंट्रीज़ तो आप देखिए कि उसमें एक कंट्री तो वहाँ पे लैंडलॉक है और एक कंट्री जो है वो मैक्सिमम एरिया अफ्रीकन टेरिटरी के पास में ही शेयर करता है और बाकी जो एरिया है वो उसका लैंडलॉक नहीं है। वो बेसिकली लिसोतो है वो तो लैंडलॉक है, बट जो अदर कंट्री है जिसको हम स्वाजीलैंड के नाम से जानते हैं वो भी इस कस्टम यूनियन के पार्ट हुआ करते हैं। तो एक बार उन नेशंस को हम यहाँ पे याद करते हैं। एक तो आप देखिए कि बोट्सवाना है, बोट्सवाना के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो एलिफेंट्स का संख्या वहाँ पे काफ़ी होता है। डायमंड के पर्सपेक्टिव से जब हम रीड करते हैं कुछ मिनरल्स के बारे में तो भी बोट्सवाना का इम्पोर्टेंस है। तो बोट्सवाना है। बोट्सवाना के अलावा आप देखिए कि स्वाजीलैंड है जिसको कि इस्तवानी के नाम से भी जाना करते हैं, इस्वातिनी के नाम से भी जाना करते हैं। लिसोतो है, लिसोतो एक लैंडलॉक कंट्री है, लिसोतो एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ अफ्रीका के इनसाइड एरिया के अंदर में। फिर आप देखिए कि नामीबिया है, नामीबिया की जो कि वेस्टर्न पार्ट के अंदर में सिचुएटेड है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं वो भी गए थे नामीबिया के वहाँ पे रिसेंट 1 ईयर के अंडर में, लास्ट 1 ईयर के अंडर के इनसाइड समय में गए थे। और स्टूडेंट्स इसके अलावा साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्रीज़ का ये ग्रुप है जिसको कि हम साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के नाम से जानते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये है, सदर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप देखिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नामीबिया का जो मेन सिटी है विंडहोक, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, विंडहोक के वहाँ पे, विंडहोक के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये बेसिक हमने देखा। ओवरऑल डेफिसिट क्यों है, डेफिसिट हमारा इस वजह से है कि सर्विसेज का एक्सपोर्ट नहीं हुआ। और अगर लास्ट 1 ईयर के कंपैरिजन में हम ट्रेड को एनालाइज करें तो हमारा जो डेफिसिट कभी इन जो नंबर्स हैं वो कम हुआ करते थे, अब वो डेफिसिट और भी ज़्यादा इंक्रीज है वो हुआ है।
तो ये फर्स्ट न्यूज़ के बारे में था, बेसिक्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट न्यूज़ है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। आप देखिए कि हमारा जो लीगल का जो सेक्टर है उसके अंदर में जो जो उसको एनालाइज करना, उसको रिव्यू करना, रेगुलेशंस लगाना, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है लीगल सेक्टर का, उनको भी आप देखिए कि समय समय पे डायरेक्शन है उनको इश्यू करना, उसके रिगार्डिंग में ये बॉडी है जिसको कि हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो बॉडी है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप से ये सेटअप है क्या? तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये कौन किस तरीके का बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब कोई भी बॉडी अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो उसको किसी लॉ के थ्रू बैकिंग होगा। तो किस लॉ के थ्रू इसको बैकिंग है? जब हम एडवोकेट एक्ट के बारे में देखते हैं, एडवोकेट एक्ट है 1961 का। तो एडवोकेट एक्ट का एक सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, जिसके थ्रू इसको सेटअप किया गया और ये रेगुलेट किया करती है। अभी आप देखिए कि नालसर जो हमारा हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे हमारे जो CGI सर हैं उनको एज ए जो कॉन्वोकेशन है उसमें उसमें इनवाइट है वो किया गया था, बट वहाँ के स्टूडेंट्स ने उसके अगेंस्ट में अपोज किया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्शन दिया था सभी जो जो यहाँ पे बार काउंसिल्स हैं स्टेट्स का, कि ये जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको बार किया जाए। बट बाद में वो जो डायरेक्शन दिया गया उसको विड्रॉल है वो कर लिया गया है। तो उसी के बारे में ये बताता है कि सभी स्टूडेंट्स को आप इस तरीके से टारगेट है वो नहीं कर सकते। कुछ स्टूडेंट्स आप देखिए कि हो सकता है कि वो यहाँ पे एक डिसरेस्पेक्ट मैनर के अंदर में उन्होंने इस एक्टिविटी को कैरी आउट किया हो, बट सभी जो जो कंप्लीट बैच है उसको इस तरीके से टारगेट है वो नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये विड्रॉवल यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए कि आज का जो जो एडिटोरियल है उसमें भी जेन जी मूवमेंट के बारे में बताया गया है। एक जो ओपिनियन बेस जो आज का जो फ्राइडे के दिन आया करता है एडिटोरियल, एग्ज़ाम के पर्पज़ से वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई फैक्ट वहाँ पे मेंशन हो। बट जेन जी जो एक न्यू हमारा आप देखिए कि यूथ है, न्यू जो सेक्टर है, इनको डील करने के लिए उसी तरीके से एक न्यू अप्रोच का ज़रूरत है। न्यू अप्रोच का ज़रूरत है हमारे हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर में भी। इंस्टीट्यूशंस के अलावा आप देखिए कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के अंदर में भी ओल्ड एज कॉन्सेप्ट, जो ओल्ड एज कॉन्सेप्ट मीन्स कि ओल्ड ट्रेडिशन है कि उसी तरीके से मानसून सेशन हुआ, कोई मीनिंगफुल वहाँ पे डिस्कशन नहीं हो सका। सभी जो बिल्स हैं काफ़ी स्पीडी वे के अंदर में पास कर लिए गई 1 मिनट 2 मिनट के समय के अंदर में, जो कि आप देखिए कि काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए था। पार्लियामेंट जो टूल है, पार्लियामेंट जो जो प्लेस है, उसका अल्टीमेट एम यही है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी डिटेल वे में जो जो डिस्कशन है वो किया जाए। बट ये आपको इस तरीके से डिक्लाइन मिलेगा। तो जो नया जो पॉपुलेशन है, नया यूथ है, नया जो उनका एस्पिरेशन है, उसको डील करने के लिए उस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी चेंज का यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? झारखंड के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ पे FIR रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि कुछ FIRs हैं उनको रजिस्टर किया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या क्या इम्पोर्टेंट आपको पता होना चाहिए? अब देखिए कि यहाँ तो FIR के बारे में बताया गया, काफ़ी बार आपने आपने रीड किया होगा जीरो FIR के बारे में। ये जीरो FIR क्या हुआ करती है? जब आप देखिए कि जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पे कोई टेरिटरी डिसाइड ना हो या टेरिटोरियल कोई वहाँ पे इशू ना हो कि ये उस टेरिटरी में आया करता है, तो जीरो FIR का कॉन्सेप्ट उसके रिगार्डिंग में है कि किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर में FIR को फाइल कर दिया जाए तो उसको जीरो FIR कैटेगरी में वो फाइल होगा और उसका जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है उसको स्टार्ट है वो कर दिया जाए। अब ये जीरो FIR का कॉन्सेप्ट पहले हमारे नहीं हुआ करता था, बाद में अब आप देखिए कि जो नए क्रिमिनल लॉज लाए गए उनमें तो उसको क्लियरली मेंशन है वो किया गया है जीरो FIR के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट न्यूज़ किसके बारे में है? आप देखिए कि प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन हैं उन पे जो ये FIR का न्यूज़ आया है, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि पीसफुल प्रोटेस्ट है वो आपका एक FR है, फंडामेंटल राइट है। और ये FR आपको जो सेक्शन 3 में डायरेक्टली तो नहीं मेंशन है, बट इनडायरेक्टली वे के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 3 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम यूज करते हुए इसको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाते हैं। एक तो आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 है उसके सब क्लोज ए में जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर आपको जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है जो प्रोटेस्ट के दौरान में मार्च को कैरी आउट करने का राइट आपको देता है,
और फिर आप देखिए कि आप यूनियन को फॉर्म कर सकते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर सकते हो, वो राइट भी आपको जो आर्टिकल 19 में मिलता है उसको भी आप यहाँ पे एज ए जो जो प्रोटेस्ट करने का जो राइट है उसके पार्ट के रूप से इंक्लूड है वो करते हो कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके अंडर में आप लोगों को यूनाइट कर सकते हो। तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कोई डायरेक्टली मेंशन है या नहीं है, ये बेसिक्स आप बार बार न्यूज़पेपर में जब रीड करोगे तो आपको ये याद हैं, वो रहेंगे, याद रहेंगे। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना, अपने से रीड करना न्यूज़पेपर को, किसी जो टीचर है जैसे मैं ही यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आपको देखना है तो आप देखिए कि इसको आप स्पीडी वे के अंदर में देखिए, जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बट आपका अल्टीमेट जो जो टारगेट होना चाहिए, खुद से न्यूज़पेपर पढ़ना है। देखो खुद ही आपको एग्ज़ाम देना है, खुद आपका रीडिंग हैबिट है वो इम्प्रूव होना चाहिए। लैंग्वेज के ऊपर में आपका कमांड है वो उसी के थ्रू डेवलप होगा जब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से नोट्स है वो बनाओगे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट में है। उत्तराखंड का जो कम्प्लीटली नॉर्दर्न पार्ट है, तिब्बत के साथ में एरिया शेयर करता है, उस एरिया के अंदर में। अब चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या हुआ है कि जो टनल है, उत्तराखंड का जो एक टनल है वहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, काफ़ी हैवी रेनफॉल वहाँ पे हुआ, तो जो वाटर एंड डेब्रीज है उस टनल के अंदर में एंटर किया है। काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, जो 6 के आसपास वर्कर बताए गए हैं कि उस टनल के अंदर में ट्रैप हो गए हैं। क्या ये उत्तराखंड में पहला ऐसा इंसिडेंट है? पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। 2023 के समय अगर आपको याद हो तो उत्तरकाशी का जो एरिया है, उत्तरकाशी जो कि उत्तराखंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है, तो उत्तरकाशी के अंदर में भी आप देखिए कि कुछ दिनों तक वर्कर्स हैं वो टनल के अंदर में दबे रहे थे, ट्रैप रहे थे, उनको फिर निकाला गया था सक्सेसफुल वे के अंदर में। अभी रिसेंटली हमने क्या देखा था, रिसेंटली आप देखिए कि तीस्ता जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो सिक्किम के अंदर में है, वहाँ पे भी हमने एक न्यूज़ देखा था कि कैसे टनल के अंदर में मीथेन जो गैस है, टनल के अंदर में मीथेन गैस है उस वो वहाँ पे रिलीज होता है उसी वर्क के दौरान में। तो कुछ वर्कर्स का वहाँ पे भी आप देखिए कि ऐसा ही इश्यू है वो हुआ था। तो ये तो आप देखिए कि यहाँ पे सिचुएशंस के बारे में हुआ, एक्सीडेंट्स के बारे में हुआ। ऐसे इश्यूज़ को डील कैसे किया जाए, क्या सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट के पास में। एक तो हमारे जो हिमालयन स्टेट्स हैं वो फ्रेजाइल हैं, फ्रेजाइल मीन्स कि वहाँ पे सेंसिटिव हैं काफ़ी ज़्यादा। यंग माउंटेन्स हैं, या माउंटेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, क्योंकि आप देखिए कि इंडियन प्लेट के द्वारा यूरेशियन प्लेट को कंटिन्यूस पुश है वो किया गया है। कंटिन्यूस पुश करने की वजह से क्या हुआ है कि वो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, और अभी भी इंडियन प्लेट है उसका जो ये जो वर्क है वो कंटिन्यूस एक्टिव है। एक्टिव होने की वजह से वहाँ पे आपको काफ़ी बार अर्थक्वेक का सिचुएशन वहाँ पे मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि लैंडस्लाइड के जो इंसिडेंट है वो भी वहाँ पे हुआ करते हैं। ये जो हमारा एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन भी है। अब आप देखिए कि लैंडस्लाइड प्रोन है, इंडियन प्लेट है वो एक्टिव वे के अंदर में यहाँ पे पुशिंग सिचुएशन के अंदर में है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए कि हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपर वे के अंदर में एग्जामिन करने का ज़रूरत है। जैसे आप देखिए कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको कैरी आउट किया जाए किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। सेकंड, आप देखिए कि अभी रिसेंटली हमारा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, और हमारे हिमालयन स्टेट्स हैं उनको एक सीरियस कैटेगरी के अंदर में इंक्लूड किया गया था उनके द्वारा कि अर्थक्वेक का सिचुएशन हो सकता है। फिर गवर्नमेंट ने उसको देखा कि काफ़ी ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को वो इम्पैक्ट करेगा, तो उन्होंने आप देखिए कि फिर वहाँ पे उसको जो रिलैक्स है वो प्रोवाइड किया। तो अगर हमें प्रोजेक्ट्स को बचाना है, हमें स्टेबल यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, तो हमें फ्यूचर के समय में भी जो 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 सिचुएशन रहेगा 20 ईयर्स बैक में कैसा वहाँ पे फ्रेजिलिटी हो सकता है उसको भी एग्जामिन करके डिसीजन है वो लेना चाहिए। अगर हम गैस रिलीज के बारे में देखें जो जो तीस्ता के वहाँ पे हुआ था, तीस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट सिक्किम के अंदर में, तो ये जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जब ये तेथीस सी और जिस तरीके से इंडियन प्लेट का मूवमेंट हुआ तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे जो उस रॉक फॉर्मेशन का पार्ट बने हैं, तो काफ़ी जो जो गैस हैं वो ट्रैप हैं उन 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 यहाँ पे रॉक्स के अंदर में, तो उसके रिलीज होने के, उसके ब्लास्ट होने के जो इंसिडेंट हैं वो हो सकते हैं। और भी काफ़ी जगह ऐसे न्यूज आते हैं। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर में भी ऐसा ही एक न्यूज़ है वो आया था।
क्योंकि हिमालयन जो एरिया है उसमें इसी तरीके से जो सेडिमेंट्स उसके अंदर में जो मर्ज हुए, जो उसके अंदर में ट्रैप हुए, और वो जो आप देखिए कि फिर वो जो सेडिमेंट्स हैं उनका वहाँ पे गैस फॉर्मेशन या जो मिनरल फॉर्मेशन है वो उसका प्रोसेस का पार्ट है, वो रही हैं, तो उनका रिलीज होना है वो पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमने देखा, तो ये आप देखिए कि टनल है वो किस पे बनना था। यहाँ पे टनल बनना था एक टिहरी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में। अब आप देखिए कि टिहरी के बारे में या टिहरी के बारे में जब हम देखते हैं तो ये टिहरी डैम भी हमारा हुआ करता है, जो कि हम इसको लार्जेस्ट डैम के रूप से कंसिडर करते हैं। लार्जेस्ट डैम है हाइट के अंदर में, अगर आप लेंथ के बेसिस के ऊपर में लार्जेस्ट देखोगे ना, तो हमारा हीराकुंड डैम है वो आया करता है, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है। ये हाइट के बेसिस के ऊपर में है। और लार्जेस्ट अगर हम कैपेसिटी के रिगार्डिंग में देखें तो स्टूडेंट्स कि किस कैपेसिटी के अंदर किसका वहाँ पे ज़्यादा संख्या में जो कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज का, तो उसमें कौन सा डैम आया करता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। तो टिहरी डैम है जो कि भागीरथी नाम का जो रिवर है उसके ऊपर में ये सिचुएटेड है, तो उसके ऊपर ये सिचुएटेड है। हाईएस्ट ये डैम है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, जो कि तिब्बत के साथ में एरिया शेयर करता है, उत्तराखंड के अंदर में है। अब इस एरिया में और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे पिथौरगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, एक आप देखिए कि बागेश्वर नाम का भी एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नियर बाई एरिया में। चमोली के बारे में जब भी हम रीड करें हमारे यूपीएससी एग्जाम के पर्पज़ से, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो आप काफ़ी बार रीड करते हो, जैसे कि आप देखिए कि वैली ऑफ फ्लावर जो कि इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, नेशनल पार्क है। तो ये जो वैली ऑफ फ्लावर है वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ही सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि नंदा देवी है, नंदा देवी जो कंचनजंगा के बाद में एक हाईएस्ट पीक है, तो वो भी इसी चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिचुएटेड है। वहाँ पे मिडो फॉर्मेशन भी होता है। मिडो फॉर्मेशन के अंदर में आप देखना कि बेडनी बुग्याल नाम से एक जगह है, जो कि वहाँ पे जो जो एल्पाइन मिडो फॉर्मेशन है उसको शो करता है। जो मिडो हम कश्मीर के कुछ पार्ट में, हिमाचल प्रदेश में जो खजियार नाम की जगह है वहाँ पे भी हम देखा करते हैं। तो ये उत्तराखंड के बारे में था, बेसिक्स हमने यहाँ पे रिवाइज किया, कुछ बेसिक्स हैं जिनको यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके जो लीडर हैं वो गए थे महाराष्ट्र में जो नांदेड़ नाम की जगह है वहाँ पे। अब आप देखिए कि सिखिज्म के पर्सपेक्टिव से जो नांदेड़ है वो इम्पोर्टेंट है। उस दौरान में उनके ऊपर में एक अटैक हुआ है, ये फर्स्ट टाइम अटैक नहीं है इन ये पॉलिटिकल लीडर हैं उनके ऊपर में। 2024 या 23 के समय भी एक इंसिडेंट इनके अगेंस्ट में हुआ था, जब इनको टारगेट है वो किया गया था। अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, जब हम नांदेड़ के बारे में देखते हैं, नांदेड़ जो कि मराठवाड़ा का पार्ट है, मराठवाड़ा जहाँ पे काफ़ी कम बारिश होता है, महाराष्ट्र का वो हिस्सा जो महाराष्ट्र के साउथ ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आया करता है। क्यों कम बारिश होता है वहाँ पे, क्या वहाँ पे जो मानसून का विंड्स हैं वो नहीं पहुँचती हैं? एक तो आप देखिए कि वो इंटीरियर के अंदर में सिचुएटेड है, और जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होता है, कोंकण के रीजन के अंदर में। फिर आप देखिए कि वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं उनको जब वो मानसून का जो बारिश है, वो मानसून का जो विंड्स हैं वो क्रॉस करती हैं, तो मॉइस्चर है वो वहाँ पे ड्राई होता है, मॉइस्चर वहाँ पे कम कम रहेगा। और कम मॉइस्चर वहाँ पे पहुँचने की वजह से आपको इस इंटीरियर पार्ट के अंदर में सिचुएटेड मराठवाड़ा के रीजन में कम बारिश है वो मिलेगा। ऐसा ही सिचुएशन कहाँ पे है, बुंदेलखंड के अंदर में। बुंदेलखंड भी कम्प्लीटली इंटरनल पार्ट के अंदर में है, तो वहाँ पे भी जो कम कम जो बारिश है वो पहुँचता है, कम बारिश है वो हुआ करता है। तो आप देखिए कि नांदेड़ के बारे में हमने देखा, मराठवाड़ा में सिचुएटेड ये सिटी है। किसके लिए फेमस है, सिक्किज्म के लिए किस तरीके से फेमस है। सिक्किज्म के लिए आप देखिए कि फेमस इस वजह से है कि जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जो अंतिम समय था इस नांदेड़ के वहाँ पे ही था, तो उन्हीं के मेमोरी के अंदर में वहाँ पे जो आप देखिए कि जो गुरुद्वाराज हैं वो बने हुए हैं, तो उसके लिए विजिट यहाँ पे हुआ था। अब यहाँ पे ये जो गुरुद्वारा जो बनाए गए हैं नांदेड़ के अंदर में, ये बेसिकली आप देखिए कि जो महाराजा रणजीत सिंह हैं उनके द्वारा बनाए गए थे। जो सिक्किज्म का जो एम्पायर है, जो मिलिट्री हिस्ट्री है, उसमें भी आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के रूप से आप देखते हो महाराजा रणजीत सिंह ने 1832 से लेकर 1837 का जो समय है, 1832 से 37 के समय में नांदेड़ के अंदर में ये जो गुरुद्वारा फॉर्मेशन है, गुरुद्वाराज का जो 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 कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन है वो रहा था। अब ये जो अटैक किया गया है वो एक निहंग जो पर्सन है उनके द्वारा किया गया है। ये निहंग जो जो टर्म है
वो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही पॉपुलराइज किया गया था कि गुरु की जो फौज है, गुरु का जो आर्मी है, वो उसके अंदर में आप देखिए कि ज़्यादा संख्या में लोगों को वहाँ पे जिस तरीके से जोड़ा गया, सिखिज्म का जो जो समय है उसको किस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, मुगल्स के साथ में उस समय जो जो उनका एक जो आप देखिए कि टकराव जो हुआ करता था उसको डील है वो किया जा सके। तो ये जो निहंग सिख हैं वो आप काफ़ी बार आप ब्लू कलर का जो रोब है, जो ड्रेस है, उसके अंदर में आप उनको देखोगे ब्लू कलर का वो ड्रेस पहना करते हैं। गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है, गटका जो आप देखिए कि होली मोहल्ला जो फेस्टिवल एक हुआ करता है उसके अंदर में भी इसको दिखाया जाता है। तो गटका एक मार्शल आर्ट है, उसको ये प्रैक्टिस हम वो किया करते हैं जो निहंग सिख हैं, जो ब्लू कलर का ड्रेस पहना करते हैं। तो ये उसके बारे में यहाँ पे मेंशन था, ये हमने देखा। और जब जब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने ये जो निहंग्स हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट में लेके आते हैं, स्पेशली जो 1699 का समय है जब वो खालसा का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि इनको 2 ग्रुप्स के अंदर में भी डिवाइड कर दिया गया था। तरुण ग्रुप वहाँ पे हुआ करता था जिसको कि तरुण दल बोला करते थे, फिर एक बुद्धा दल है वो हुआ करता था। जूनियर एंड सीनियर के बेसिस के ऊपर में वो डिवाइड है वो रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अब देखिए कि किसी इश्यूज़ की वजह से इकोनॉमिक जो ब्लॉकेज किया गया था, अब वहाँ पे जो आउटफिट्स हैं जिन्होंने वो कहा था कि इस तरीके से वो ब्लॉकेज करेंगे, उसको यहाँ पे उन्होंने जो जो इम्पोज किया था उसको विड्रॉल है वो किया है। अब आप देखिए काफ़ी बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि भारत बंद कर दिया जाएगा। भारत बंद का मतलब क्या है कि एक धरना दिया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको स्टॉप है वो कर दिया जाएगा। तो ये जो काफ़ी बार ये जो भारत बंद इस तरीके से टर्म हुआ करती हैं, इस तरीके से इकोनॉमिकल ब्लॉकेज जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज है वो किया जाता है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी करता है क्या इस तरीके से जो एक्शंस हैं उनको? कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखिए कि इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इवन सुप्रीम कोर्ट भी आप देखिए कि काफ़ी बार इनको क्रिटिसाइज करता है कि भारत बंद करके जो प्रोटेस्ट करना है, किसी को ब्लॉकेज जो इकोनॉमिकल जो रेस्ट्रिक्शंस लगा के जो जो प्रोटेस्ट करना है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनली वे के अंदर में गारंटी है वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करता है जो प्रोटेस्ट के बारे में कि आप अपोज कर सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के थ्रू, जो पीसफुल असम्बल है उसको कैरी आउट करते हुए आप इस तरीके से ब्लॉक जो जो अपोज है वो कर सकते हो। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि स्ट्राइक को करते हैं, जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ के अंदर में स्ट्राइक होता है, तो क्या वो भी फंडामेंटल राइट का पार्ट है क्या? तो स्ट्राइक भी आप देखिए कि फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंडर में वो जो राइट है वो ग्रांट करता है। फंडामेंटल राइट में नहीं आता है किसी पर्सन को कोई स्ट्राइक करना है, जो इंडस्ट्रीज में ज़्यादातर हुआ करती है। तो ये आसाम के बारे में हमने देखा। स्टूडेंट्स काफ़ी बार एक जो आप देखिए कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे हम जो वेस्ट बंगाल के बारे में देखते हैं, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं, सिक्किम के बारे में रीड करते हैं। तो हमारी कंट्री के अंदर में कौन कौन से ऐसा जो जो एरिया हैं, स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिनका एरिया 3 कंट्रीज के साथ में शेयर होता है? 3 कंट्रीज के साथ में, याद क्या रखना है, 3 कंट्रीज के साथ, मिनिमम 3 कंट्रीज के साथ में शेयर होता है। जैसे हम वेस्ट बंगाल का जब हम रीड करते हैं तो वेस्ट बंगाल आप देखिए किस किस के साथ में शेयर करता है। वेस्ट बंगाल शेयर करता है बेसिकली आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश का जो हमारा टोटल बॉर्डर है उसका अराउंड 50%, मोर देन 50% एरिया तो वेस्ट बंगाल का ही शेयर होता है। फिर आप देखिए कि बांग्लादेश का जो टेरिटोरियल एरिया है वो नॉर्दर्न पार्ट, सॉरी, वेस्ट बंगाल का जो टेरिटोरियल एरिया है वो नॉर्दर्न पार्ट तक है, नॉर्दर्न पार्ट तक है। तो वहाँ पे उसका जो एरिया शेयर होता है, भूटान के साथ में भी उसका शेयर होता है, नेपाल के साथ में भी उसका शेयर है वो हुआ करता है। तो ये कुछ ऐसे जो 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 आपको हमारे जो टेरिटरी हैं, जो स्टेट्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए जो मिनिमम 3 कंट्रीज से एरिया शेयर करते हैं। तो ये कौन कौन से स्टेट और यूटी हैं, जिसमें एक लद्दाख भी यूटी आएगा, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब आप देखिए कि मिनरल्स के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है। मिनरल्स के बारे में क्या है कि मिनरल्स के रिगार्डिंग में एक बिल है, माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2026 बोथ हाउस में ये पास हो चुका है। बोथ हाउस में ये पास हो चुका है। जिन स्टेट्स में मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं वो इसको अपोज करते हैं, जैसे कि झारखंड के सीएम का ये स्टेटमेंट आया है
केरल के सीएम का ये स्टेटमेंट आया है, जो फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रेट के रूप से भी इसको देखते हैं। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल, जो कि आप देखिए कि स्टेट का जो पावर है टैक्स को लेवी करना, किसी भी ऐसा मिनरल का जो लैंड है, मिनरल के लैंड के ऊपर में टैक्स को आप देखिए कि लगाना, तो उसको आप देखिए कि रेस्ट्रिक्ट वो करता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल यहाँ पे। अब झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अपोज किया है कि उनका जो ये राइट है, जिस लैंड के ऊपर में वो मिनरल बिलोंग करता है, तो स्टेट को भी यहाँ पे पावर है वो होना चाहिए। केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट क्या है कि ये फेडरलिज्म को ये कम्प्लीटली वे के अंदर में थ्रेट है, और जिस लैंड के ऊपर में आप देखिए कि जो यहाँ पे ये जो मिनरल्स पाई गई हैं, तो ये जो लैंड है वो यहाँ पे जब हम स्टेट लिस्ट के बारे में देखते हैं, स्टेट लिस्ट का पार्ट हुआ करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें जो पावर ऑफ अथॉरिटी है, जो पावर है वो होना चाहिए। अब सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है, एक अलग पेज के ऊपर में ये बताया गया है सेंटर के आर्ग्यूमेंट के अंदर में, कि सेंटर का आर्ग्यूमेंट ये है कि प्रेजेंट समय के अंदर में आप देखिए कि हमारे जो मेजर मिनरल हैं उनको वो सेंटर के डोमेन में आते हैं, कि मेजर मिनरल्स के रिगार्डिंग में ही ये डिसीजन है वो लिया गया है, मेजर मिनरल्स के ही बारे में। तो कौन कौन से मेजर मिनरल हुआ करते हैं अगर आप देखें, तो आप देखिए कि अगर हम स्टेट्स के माइनर मिनरल के बारे में देखें तो 49 तो ऐसे मिनरल होते हैं जो कि माइनर मिनरल हुआ करते हैं, 49 माइनर मिनरल होते हैं, और ये माइनर मिनरल किसके अंडर में आते हैं, स्टेट के डोमेन में आते हैं। मेजर मिनरल किसके डोमेन में आते हैं, सेंटर के डोमेन में आते हैं, मेजर मिनरल हैं। अब आपको सपोज कीजिए कोई स्टेटमेंट दे दिया गया कि कोल यहाँ पे मेजर मिनरल है क्या या माइनर मिनरल है, तो कोल जो है वो मेजर मिनरल का पार्ट आया करता है। फिर आप देखिए कि कोल के अलावा जो है वो लाइम स्टोन है, कोल के अलावा लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन के अलावा स्टूडेंट जो आयरन ओर हुआ करता है, आयरन ओर है वो यहाँ पे मेजर मिनरल का पार्ट है, कॉपर है, मैग्नीज है। तो ये जो मेजर मेजर मिनरल्स हैं जो सेंटर के डोमेन में आते हैं, तो सेंटर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इनको ही कंट्रोल करने के लिए, इनके ऊपर ही रेगुलेशंस लगाने के लिए वो इन्होंने इस तरीके से बिल है वो पास किया है। माइनर मिनरल्स हैं वो स्टेट के डोमेन में ही रहेंगे, उन्हीं का अथॉरिटी है वो रहेगा उनके ऊपर में। नेक्स्ट आप देखिए कि रिसेंटली जो तरुण तेजपाल का जो केस आया है, तरुण तेजपाल एक जर्नलिस्ट हैं जिनके अगेंस्ट में उन्हीं का एक जूनियर कलीग है, उन्होंने आप देखिए कि सेक्सुअल हरेसमेंट के, रेप के जो चार्जेज हैं वो लगाए थे। फिर ट्रायल कोर्ट के द्वारा वहाँ पे जो चार्जेज लगाए गए जिस पर्सन के द्वारा, जिस वुमेन जूनियर जर्नलिस्ट के द्वारा, उनका ही आप देखिए कि उनका जो सोशल किस तरीके से कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका किस तरीके से अदर पर्सनस के साथ में जो कनेक्टिविटी है, जो जो उनका रिलेशन है, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे गए, और उनको जिन पर्सनस के ऊपर एलिगेशन लगाया गया था उनको एक्विटल कर दिया गया। फिर ये हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि किसी भी तरीके से आप जो पर्सन है जिन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, तो उनका जो पर्सनल आप यहाँ पे जो उनका जो किस तरीके से सोशल रिलेशंस उनके रहे हैं उनको आप एग्जामिन नहीं करोगे, आप एलिगेशंस को यहाँ पे एग्जामिन है वो करोगे। फेयर ट्रायल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी इस न्यूज़ में डिस्कशन है। वैसे हम इस पॉइंट को काफ़ी बार रीड है वो कर चुके हैं, जब ये कन्विक्शन हुआ था उस समय भी हमने इसको रीड किया था। कैसे आप देखिए कि यहाँ पे जो आइडियल विक्टिम का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कोर्ट ने मेंशन किया कि आप इस तरीके से जो जो उनका जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनको एग्जामिन नहीं करोगे, उनके बेसिस के ऊपर डिसाइड नहीं करोगे कि इस केस के अंदर में कैसा यहाँ पे सिचुएशन है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेचुटरी जो बार्स हैं उनके बारे में भी डिस्कशन है वो किया गया है। जैसे हमारा 2013 का एक केस है जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि आप देखिए कि स्टेचुटरी रिकॉग्निशन को ग्रांट करता है, जो प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वेरियस जजमेंट्स के अंदर में, कि स्टीरियोटाइप कोई भी जो कमेंट है उसको यहाँ पे अवॉइड है वो करना है, स्टीरियोटाइपिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे अवॉइड है वो करना है। तो ये जो हमारा एविडेंस एक्ट है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये जो प्रोसेस है उनको यहाँ पे लाया गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में भी कैरेक्टर के ऊपर में किसी तरीके से आपको जो क्वेश्चनिंग है वो नहीं करना है। तो ये जो आप देखिए कि पेट्रियार्कल जो माइंडसेट का जो 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 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, कोई भी आप देखिए कि कोई किसी पर्सन का जो डिग्निटी है उसको डाउन करने वाले जो स्टेटमेंट हैं वो नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 21 जो कि राइट टू फेयर ट्रायल है उसको ये ग्रांट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है कि फेयर वे के अंदर में ट्रायल है वो यहाँ पे
होना चाहिए। तो उसको भी यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर में मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, अरेस्ट पर्सन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसके बारे में है, तो लेटर एंड स्पिरिट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कहा गया। बट उससे पहले हम कुछ एडिटोरियल्स के बारे में कुछ एक दो पॉइंट हैं उनको हम देखते हैं। आप देखिए कि आज जो एडिटोरियल हैं वो ज़्यादा कुछ एग्जाम के पर्पज़ से नहीं आई हैं। एक तो आप देखिए कि इन्फ्लेशन रेट का इंक्रीज हुआ है, कल के न्यूज़पेपर में जो हमने देखा था उसके बारे में बताया गया है कि एक प्रेडिक्टेबल राइज है इन्फ्लेशन का, इस तरीके से इंक्रीज होना। एक तो मानसून का आप देखिए कि जो डेफिसिट देखने के लिए मिला, मानसून कम रिसीव हुआ है। वेस्ट एशिया का यहाँ पे जो सप्लाई के अंदर में डिस्टरबेंस होना। तो फूड के अलावा फ्यूल का जो एरिया है, ट्रांसपोर्ट का जो एरिया है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से हमारा ये कोर सेक्टर का जो इन्फ्लेशन यहाँ पे स्पेशली आप देखिए कि इंक्रीज है वो हुआ है। तो उसी के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे डिस्कस किए गए कि डिस्टरबेंस को यहाँ पे रोकना चाहिए। अब ये डिस्टरबेंस और भी एरियाज़ में इंक्रीज हुआ है, जैसे कि ब्लैक सी के अंदर में अभी हमने कुछ दिनों पहले कुछ अटैक्स के बारे में देखा था। रुपी का जो डेप्रिसिएशन है उसका भी एक पॉइंट वहाँ पे बताया गया है। तो ये कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो भी यहाँ पे रोल को एक कंट्रीब्यूट हैं वो किए हैं इस इन्फ्लेशन रेट के अंदर में। फिर आप देखिए कि हॉकी के बारे में एक मेंशन है कि हॉकी का जो जो वहाँ पे वर्ल्ड कप कैंपेन है वो स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में बताया गया। जो लास्ट 50 ईयर्स से हम हॉकी वर्ल्ड कप में हमारा एक कोशिश है कि हम कुछ बेटर हैं वो करें। तो लास्ट टाइम आप देखिए कि 70s का जो समय है उस समय हमारा काफ़ी कुछ बेटर रहा था हॉकी के अंदर में, तो उस स्पोर्ट्स में ये जो बेटर परफॉर्म करने के लिए कहा गया। फिर आप देखिए कि हमारा जो मेडिसिन का जो सेक्टर है उसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी है वो एक बेसिक फाउंडेशन का काम करते हैं, तो उसके बारे में बता दिया गया है। एआई का अपॉर्चुनिटी बताया गया। जेन जी जो है वो प्रेजेंट पॉलिटिक्स के अंदर में किस तरीके से अनेबल है। तो एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से, बट ये कोई हार्डली 1 पॉइंट 2 पॉइंट आप यहाँ पे कहीं यूज कर सकते हो, उसके भी चांसेज कम है। इस वजह से आज हम एडिटोरियल्स को इंक्लूड नहीं किए हैं। रिसेंटली आप देखिए कि एक केस है विहान कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। विहान कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा के केस के अंदर में क्या हुआ, वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो उसको कंप्लीटली प्रॉपरली वे के अंदर में अरेस्ट पर्सन को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है उनका यहाँ पे मेंशन किया जाए। और अगर आप देखिए कि फेलियर होता है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को नहीं बताया गया, तो आर्टिकल जो 22 है, आर्टिकल 22 क्लोज 1, उसके फेलियर के रूप से यहाँ पे इसको देखा गया है कि उसका ये कम्प्लीटली वे के अंदर में फेलियर है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट के समय में उसको ग्राउंड है वो नहीं मेंशन किया जाता है। कम्युनिकेशन एक कंडक्ट है जो अरेस्ट पर्सन के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में यहाँ पे फॉर्मली वे के अंदर में होना चाहिए। जो अरेस्ट का जो वारंट है जिसके ऊपर में टाइम भी डिसाइड होना चाहिए कि किस ग्राउंड के ऊपर में किस समय के ऊपर में उनको अरेस्ट है वो किया गया है। फिर आर्टिकल 22 का जो क्लोज सेकंड है वो मेंशन करता है कि जो नियर बाई मजिस्ट्रेट हैं उनको 24 आवर्स के समय में अरेस्ट पर्सन को उनके सामने प्रेजेंट है वो करना होगा। अब उसके अंदर में जो ट्रैवल टाइम है उसको एक्सक्लूड किया जाता है। तो ये आर्टिकल 22 जो अरेस्ट एंड डिटेंशन वाले जो पर्सन हैं उनको कुछ राइट्स वो ग्रांट करता है। अब आप देखिए कि इस केस का जो अरेस्ट पर्सन है उनका गाइडलाइंस के बारे में बताया गया कि अर्नेस कुमार वर्सेज अर्नेस, ये केस इस आर्टिकल में मेंशन है। उनको आप अपना नोटबुक के अंदर में मेंशन रीड है वो ज़रूर से करना। अर्नेस कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस हैं वो बताई हैं कि कैसे हम क्रिमिनल लॉज का जो मिसयूज है उसको यहाँ पे रोके जाने का ज़रूरत है अरेस्ट के सिचुएशन के अंदर में। फिर आर्टिकल 22 हम देख चुके हैं कैसे वो जो गारंटी है वो करता है अरेस्ट पर्सनस को कुछ राइट्स वो यहाँ पे ग्रांट है वो करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो यहाँ पे कंप्लीट केसेज के अंदर में गोल्डन ट्राइंगल का भी एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है जो पर्सनल लिबर्टी का, नेचुरल जस्टिस का एक फाउंडेशन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 जो इक्वलिटी का है, 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है जो कि नेचुरल जस्टिस के रिगार्डिंग एक फाउंडेशन का काम करता है, और आर्टिकल 21 जो कि फेयर ट्रायल के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है।
तो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, इन ये 3 आर्टिकल्स आप देखिए कि हमारे फ्रेमर्स ने जब इनको इंट्रोड्यूस किया तो एक बैलेंस अप्रोच, एक अथॉरिटी जो लिबर्टी है उसको, जो एक्सेसिव पावर है, जो अनकंट्रोल पावर है, उसको बैलेंस करने के रिगार्डिंग में एवरी इंडियन सिटीजन को ये आर्टिकल्स के थ्रू पावर है वो ग्रांट किया गया है। तो ये गोल्डन ट्राइंगल जो हमारे इस लीगल सेक्टर का अरेस्ट पर्सन के रिगार्डिंग में जो है उसको आपको पता होना चाहिए। 14 है, 19 है और 21 है। तो ये यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फ्लोर है उसके ऊपर में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या, ये एक्सेसिव पावर है क्या, क्या इसके ऊपर में किसी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है क्या। तो उन्हीं को एग्जामिन करने के लिए एक पेटिशन फाइल हुआ है जिसको कि अक्टूबर 16 से जो हियरिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है वो कहाँ पे मेंशन है, लेजिस्लेटिव प्रिविलेज को मेंशन किया गया है आर्टिकल 194 के अंदर में, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके रिगार्डिंग में है। तो ये बेसिक आप देखिए कि इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। और ये जो प्रिविलेज है वन काइंड ऑफ आप देखिए कि इंटरप्ले के रूप से आप इसको देख सकते हो तो हमारे डिफरेंट आर्टिकल्स में। आर्टिकल 194 है जिसमें आर्टिकल 194 भी है, आर्टिकल 19 भी है और 21 भी है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो अपोजिशन, अभी इसका हियरिंग होगा, जजमेंट अगर इस पे आता है कोई डिफरेंट तो उस समय ये न्यूज़ में रहेगा, तो उस समय हम इसको काफ़ी डिटेल में रीड करेंगे। अब इस पे आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे, जो आर्टिकल्स के अंदर में भी डिटेल वे के अंदर एक्सप्लेन है वो होगा। ये तो कोर्ट ने एग्री किया है कि उसका हियरिंग को वो कैरी आउट करेंगे। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो रिसेंटली आप देखिए कि जब नीट के रिगार्डिंग में जो बिल लाया गया पब्लिक एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से, तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करने के लिए कहा गया। उस समय एक टॉपिक जो डिस्कशन में ये भी था, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप करना अल्टीमेट सॉल्यूशन है क्या, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के वहाँ पे किसी तरीके का कोई बैकलॉग नहीं है क्या। तो आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में, हमारे कंट्री में 884 के आसपास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो सेटअप हैं। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके रिगार्डिंग में है, मैक्सिमम तो आप देखिए कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो केस है उसके रिगार्डिंग में है। तो यहाँ पे ये मेंशन करता है कि 17 लाख के आसपास ऐसे केस हैं जो इन कोर्ट्स के अंदर में भी पेंडिंग सिचुएशन में है। अब पेंडिंग सिचुएशन में है तो ये बैकलॉग भी क्लियर करना चाहिए। हमारे कोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी बैकलॉग है, बैकलॉग का काफ़ी ज़्यादा बर्डन है वो उनके ऊपर में एग्जिस्ट है वो करता है। फिर स्टूडेंट्स आज का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है उसके ऊपर में ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो नहीं है। वहाँ पे जो है वो एक कीमोथेरेपी के बारे में है, कैसे उसका ड्रग्स का जो सप्लाई है उसके बारे में बताया गया। इंडिया के अंदर में क्या कीमोथेरेपी का जो ड्रग्स हैं वो शॉर्टेज उनका सप्लाई है क्या। एग्ज़ाम में को ऐसे क्वेश्चंस हैं वो पूछने के चांसेज हैं वो काफ़ी कम है वो हुआ करते हैं। ईबोला के बारे में भी एक बताया गया कुछ स्मॉल न्यूज़ के अंदर में कि ईबोला का जो 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 वहाँ पे इंसिडेंट जो हुआ है, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के वहाँ पे, तो नंबर ऑफ़ केसेज हैं वो कैसे वहाँ पे इंक्रीज हैं वो हुए हैं। फिर आप देखिए कि एक वेस्ट नाइल वायरस है, वेस्ट नाइल वायरस जो कि एथेंस के वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बेसिकली वहाँ पे एग्जामिन के अंदर में ये मॉस्किटो बोर्न जो वायरस है उसको डिटेक्ट किया है, उसके बारे में कुछ एडवाइजरी रिलीज की हैं। अगर हम यहाँ पे अब रीड करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, तो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट न्यूज़ है वो तो ईरान के बारे में है। ईरान के बारे में न्यूज़ में ईरान ने ये कहा है कि कोई पीस जो डील है, जो यूएस के साथ में जो पीस डील है उसकी रिवाइविंग के लिए कोई यहाँ पे इफ़र्ट्स नहीं हुआ है, कोई डिस्कशन है वो नहीं हुआ है। यूएस और ईरान जो है वो एक डील को साइन कर सकते हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा भी कुछ दिनों पहले क्लेम है वो किया गया था। बट अगर अथॉरिटीज़ का यहाँ पे स्टेटमेंट आया है कि कोई प्रोग्रेस और इंटरिम पीस डील के रिवाइविंग का कोई यहाँ पे डिस्कशन है वो नहीं हुआ है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे यूएस कोर्ट ने डिसमिस किया है ये ट्रंप गवर्नमेंट का जो लॉ सूट है उसके रिगार्डिंग में कि हार्वर्ड में एंटीसेमिटिज्म का मीनिंग क्या है कि जो 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 इजराइल के जो पर्सन है उनके अगेंस्ट में किसी तरीके से जो हेट होना, उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम है वो कमिट होना, तो उसको यहाँ पे यूएस कोर्ट ने डिसमिस किया। वाइट हाउस के एक सेक्रेटरी होते थे, प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी पोजीशन को लीव किया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप देखिए कि नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है नेपाल के फॉर्मर जो प्रीमियर हैं उनके बारे में, वो वापस से रिटर्न किए हैं। बहादुर डियोबा उनका नेम है, रिटर्न किए हैं अपने कंट्री के लिए।
उनके अगेंस्ट में जो करप्शन केसेज हैं उनको उनके द्वारा फेस है वो किया जाएगा। तो ये नेपाल के बारे में है। नेपाल आप देखिए कि इंडिया और नेपाल के क्लोज रिलेशंस हुआ करते हैं। कुछ हमारे एरिया हैं जिन पे नेपाल अपना क्लेम करता है, उसके बाद में रिलेशंस में एक डिक्लाइन हुआ। वहाँ पे आप देखिए कि नेपाल और चाइना का जो क्लोजनेस है, और भी काफ़ी सारी कंट्रीज से उनका जो क्लोजनेस है, जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट को कैरी आउट करते हैं, तो उसके बाद में आपको एक डिक्लाइन है वो मिलेगा। 90s के समय जब पाकिस्तान का जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं अपना एक बफर के रूप से या बेस कैंप के रूप से इसको यूज करते थे एंटी इंडिया अटैक्स को करवाने के लिए, इंडिया का बॉर्डर है वो ओपन हुआ करता था। काफ़ी बार आपने एक फ़्लाइट के बारे में रीड किया होगा, IC-814। तो आप देखिए कि वो जो फ़्लाइट का हाईजैक जो हुआ था वो नेपाल से ही, काठमांडू से इंडिया के लिए आने वाला था। तो ऐसे उसको एज ए बेस के रूप से यूज किया करते थे। वहाँ पे काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके अपने पर्सन है वो एक्टिव हुआ करते हैं। फिर यहाँ पे इजराइल का जो ट्रूप्स हैं उनके डिस्पैच के बारे में है। तो आप देखिए कि डेट पैलेस्टाइन का जो इंसिडेंट है उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो पैलेस्टीनियन जो टेरिटरी है वहाँ पे जो इजराइल की जो फोर्सेज हैं उनका मूव होना, उसके बारे में मेंशन है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप देखिए कि यूके के पॉलिटिक्स के बारे में है, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। टर्की के वहाँ पे क्या हुआ है, टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने जो अभी रिसेंटली एक जॉइंट एक्सरसाइज का डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में कोऑपरेशन का एक मिलिट्री पैक्ट को जो साइन किया था, अब उसका जो फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पे जो प्लान्स हैं उनको यहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया गया है। अभी मक्का के अंदर में ये जो डिफेंस डील हुआ, मक्का का ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, तो आप देखिए ये क्या मेंशन करता है, ये यहाँ पे जो कोलोब्रेशन को बताता है, कलेक्टिव डिफेंस का जो कोलोब्रेशन है, कलेक्टिव डिफेंस के क्लोज को बताता है कि नाटो में जिस तरीके से कलेक्टिव डिफेंस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इनके भी इस एग्रीमेंट के अंदर में है। और ये भी बताता है कि जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं, जो कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, वो भी इसको ज्वाइन है वो करेंगे। पैसिफिक के अंदर में आप देखिए कि एक आइलैंड है जिसके ऊपर में जापान अपना क्लेम करता है, रसिया के वो कंट्रोल के अंदर में है। आइलैंड का नाम क्या है, कुरली आइलैंड है। अब ये जो कुरली आइलैंड है, यहाँ पे क्वेश्चन भी हुआ करता है, यूपीएससी ने, कुरिल आइलैंड है, सॉरी कुरली नहीं है, कुरिल है तो यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा है काफ़ी बार। एक बार प्रीलिम्स में भी ये पूछ लिया था, तो ये आपको क्वेश्चन हो सकता है। जापान अपना क्लेम इस पे करता है, तो रसियन लीडर हैं वो इसके विजिट के लिए जाएंगे। यूक्रेन ने आप देखिए कि जो रसियन रिफाइनरी का एरिया है उसके ऊपर में हिट किया है, उसको यहाँ पे बताया गया। बेलग्रोड का जो रीजन है, कुर्स्क का जो रीजन है, ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं रसिया के जो न्यूज़ में हुआ करते हैं यूक्रेन के इस अटैक की वजह से। यूक्रेन के एक लीडर थे जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने आप देखिए कि काफ़ी कुछ यूक्रेन के अटैक्स को इंक्रीज किया गया था, उनको भी अभी रिमूव कर दिया गया था लास्ट मंथ के दौरान में, तो वो भी न्यूज़ में थे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने रीड किया आज के न्यूज़पेपर के अंदर में। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको होमवर्क दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।